हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री में स्टोइचियोमेट्री के अंदर लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। इसमें टॉपिक है टाइट्रेशन यूजिंग इंडिकेटर्स। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लैब में टाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये apparatus होता है। इस तरह से सो दिस थिंग इज नोन एज ब्यूरेट। BURETTE ब्यूरेट। दिस इज बीकर। इसके अंदर लाइक वी आर पुटिंग बेस। इसके अंदर हम डाल रहे हैं एसिड स्टैंड। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रीडिंग नोट करते हैं कि कितना ये यूज हुआ एसिड इस बीकर के अंदर जो बेस है उसके अगेंस्ट। इसका वॉल्यूम हमें पता है। इनमें से एक की नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, बाकी जो दूसरा है उसका सब कुछ गिवन है हमें। स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, वॉल्यूम ये सब गिवन हुआ। तो अब मेन बात यह है कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि फाइनली जो एसिड या बेस है अभी इसमें ये न्यूट्रल हो चुका है बीकर के अंदर। ये पता कैसे चलेगा कि न्यूट्रल हो चुका है? उसके लिए, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो न्यूट्रल होने के बाद सॉल्ट बन गया, तो हमें हमें कैसे पता चल रहा है कि ये रिएक्शन हो चुका है? उसके लिए हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो एनी हाउ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, अभी ये देखते हैं पहले। एट द एंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होती है, दैट इज व्हेन इट इज कंप्लीट। थ्योरी के हिसाब से जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी, देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो भी आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर, कई बार हम यहाँ एक एसिड यूज नहीं करते, हुई यूज मिक्सचर ऑफ एसिड्स। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 2 ऐसे हम यूज करेंगे। दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ, या इसमें भी हम डिफरेंट बेसिस यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ बेसिस यूज करते हैं नीचे। बेस 1 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 2 एक्सेट्रा, ऐसे जितने बेसिस हम यूज कर रहे हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, मिली इक्विवेलेंट जो है किसी का भी एसिड या बेस का, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये आएगा। ठीक है। अभी ये इंडिकेट करने के लिए कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसके लिए हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो अब देखते हैं आगे इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं। दो टाइप के इंडिकेटर हैं जो हम यूज करते हैं। एक है मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज है, इट इज वीक ऑर्गेनिक बेस। तो इन एसिडिक मीडियम it gives red color. In basic medium it gives yellow color. बेसिकली इस कलर को देखकर हमें पता चलता है कि मीडियम
क्या है ना, ये इंडिकेटर का काम है। दूसरा है यहाँ पे फिनोल्फथैलीन। जो फिनोल्फथैलीन है दैट इज इट इज वीक ऑर्गेनिक एसिड। It fails in acidic medium. That is, it is colorless in acidic medium. Acidic medium में colorless होता है and pink in basic medium. Basic medium में pink color देता है और acidic medium में it fails, मतलब कोई color नहीं देता। तो ये दो इंडिकेटर्स हम लोग यूज करेंगे, एक मिथाइल ऑरेंज है और एक फिनोल्फथैलीन है। तो अभी हम ये देखते हैं जनरली हम एसिड्स कौन से यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एसिड्स यूज्ड in titration are HCl, H2SO4, HNO3। जनरली ये एसिड्स हम यूज करते हैं। और बेसिस जो यूज कर रहे हैं हम, बेसिस यूज्ड, इसके लिए हम यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 लगाते हैं। बेसिस के लिए टाइप 1, ये भी देखते हैं हम क्यों हम टाइप 1 टाइप 2 कर रहे हैं। ये हो जाएगा NaOH, KOH। ठीक है, इन दोनों में से जो भी यूज कर रहे हैं, लेट दैट बी मिलीकुलेंट जो है उसके टाइप 1 में कोई भी एक यूज करेंगे इसमें से, वो है X। टाइप 2 Na2CO3 K2CO3, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेंगे। मिलीकुलेंट ऑफ टाइप 2 वो हमारे पास है Y। टाइप 3 NaHCO3 KHCO3। मिलीकुलेंट जो हम टाइप 3 का यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास Z। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं इस पे कि ये एसिड जो यूज किया HCl, H2SO4 या HNO3, टाइप 1 में अगर हमने कोई बेस लिया जैसे NaOH या KOH में लिया, उसके मिलीकुलेंट अगर हम X ले रहे हैं, टाइप 2 में Na2CO3 K2CO3 यूज किया है, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट, उसके मिलीकुलेंट है Y। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट, उसके मिलीकुलेंट है टाइप 3 में Z। दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इस तरह से यूज किया। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ तक? बताइए। इसमें आगे बढ़ते हैं। इस केस में व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड, मिथाइल ऑरेंज MO इज यूज्ड, जब मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं तो एट एंड ऑफ टाइट्रेशन, जब मिथाइल ऑरेंज यूज होगा तो हमें जितने हम एसिड यूज कर रहे हैं, मिलीकुलेंट ऑफ एसिड और मिलीकुलेंट ऑफ बेस, वो क्लियर हमें पता चलेगा सब जब यूज हो चुके होंगे। तो बेसिकली इधर मिलीकुलेंट ऑफ ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड हैं उनमें यहाँ पर हम लिखते हैं X + Y + Z। कंप्लीट इंडिकेशन इज गिवन। इसका मतलब यहाँ हम ऐसे लिखते हैं
मिथाइल ऑरेंज गिव्स complete indication of neutralization of all bases, सारे bases की complete indication देता है आपको न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जब मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाता है तब when phenolphthalein is used। जब phenolphthalein यूज करते हैं then at end of the reaction ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे अब इसके। It does not give neutralization of type 3 bases, type 3। देखिए टाइप 3 में कहते हैं बाइकार्बोनेट्स वाले बेस थे। टाइप 3 मतलब NaHCO3 एंड KHCO3, इनकी न्यूट्रलाइजेशन ये देता ही है। और साथ साथ इट गिव्स ओनली हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ type 2, that is Na2CO3 and K2CO3 bases, and it gives complete neutralization of type 1 bases। टाइप 1 में आपको पता ही है NaOH KOH ये सब थे। फिर से एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम फिनोल्फथालीन यूज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये टाइप 3 न्यूट्रलाइज, जो टाइप 3 के बेसिस है उनकी न्यूट्रलाइजेशन देता ही नहीं, मतलब वो उनको ये न्यूट्रल करेगा नहीं, उससे पहले इंडिकेशन दे देगा, वो न्यूट्रल हो ही नहीं पाएंगे। मतलब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हमने फिनोल्फथालीन यूज किया है तो ये कलर चेंज कर देगा, उससे पहले देता ही नहीं है उसकी न्यूट्रलाइजेशन। और इनकी हाफ ही हो पाएगी न्यूट्रलाइजेशन। जब इनकी हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगी Na2CO3 की और K2CO, दोनों में से कोई भी एक होगा तो ये कलर चेंज दे देगा। कलर चेंज होते ही आपको इंडिकेट होगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप नॉब बंद कर दोगे। तो बट उसके तब तक ये हाफ ही हुआ होगा। तो मतलब इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है वो ये है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू एक्स तो पूरा ही है, वाई हाफ है, ये है y/2। अभी ऐसा क्यों करता है ये देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग रिएक्शन of acids with Na2CO3 or K2CO3, CO2 is released। जैसी CO2 रिलीज होती है, CO2 रिलीज हो रही है, as CO2 is acidic oxide, और मीडियम एसिडिक हो जाता है एकदम से, therefore medium becomes acidic। और क्योंकि जैसी मीडियम एसिडिक होता है, फिनोल्फथालीन becomes colorless। फिनोल्फथालीन कलरलेस हो जाता है। shows reaction has completed। ठीक है, तो उसको लगता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो बट अभी भी
सिस्टम के अंदर हाफ टाइप 2 बेस पड़ा है और टाइप 3 बेस तो कंप्लीट ही पड़ा होता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं वो इस टाइप से आती हैं कि या तो हम दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एक बार इसके अंदर कैसी हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम क्या है जिसके अंदर 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड सेम सेटअप से। 2 separate experiments are conducted using same base। एक फिनोल्फथालीन के साथ करते हैं और एक करते हैं मिथाइल ऑरेंज के साथ। ठीक है। टाइप 2 में टू एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बट सेपरेट नहीं होते। 2 experiments are conducted one after the other, one after other for same basis। मतलब पहले फर्स्ट फिनोल्फथालीन इज यूज्ड। जब फिनोल्फथालीन हम यूज कर लेंगे तो सिस्टम में कुछ बचेगा। देन आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि जब हम फिनोल्फथालीन यूज करेंगे तो तब ये जब एंड पॉइंट शो करेगा जब तब भी सिस्टम में कुछ बेसिस पड़े होंगे। तो फिर हम दोबारा से मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे उसके अंदर तो वो उस सिस्टम में कलर देगा। जब बेसिक मीडियम में मैं मिथाइल ऑरेंज डालूंगा तो वो फिर से येलो कलर दे देगा क्योंकि अभी हाफ Na2CO3 बचा होगा और NaCO3 तो कंप्लीट ही बचा होगा। फिर दोबारा उसको हमें चेंज करना है इस कलर को यूजिंग एसिड, मतलब दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं आगे इसमें। ये तीनों टाइप के बेसिस आप ले सकते हो। क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि हम तीनों टाइप के बेसिस क्यों ले रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो ये है, आप तीनों जो आंसर है इसका वो ये है कि आप तीनों टाइप के बेसिस यूज कर सकते हो। एक टाइप 1 भी यूज कर सकते हो, टाइप 2 भी यूज कर सकते हो, टाइप 3 भी यूज कर सकते हो। तीनों इकट्ठे भी कर सकते हैं, दो कोई भी यूज भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। हाँ, अगर हम पहले मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो वो पूरा सब खत्म हो जाएगा, पूरी एग्जैक्ट इंडिकेशन दे देगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन जब फ्रेम होता है तो पहले मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं किया जाता, पहले फिनोल्फथालीन यूज करते हैं फिर मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं उसके बाद। ठीक है। देखते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3 मतलब एक टाइप 1 एक टाइप 2 है, उसको प्रिपेयर किया है। 25 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन। (25 ml of 0.1 HCl when
Phthalate is used as indicator. जब ये दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है, 35 मिलीलीटर ऑफ 0.1 normal HCl when methyl orange is used as indicator. तो आपको बताना है फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ NaOH एंड Na2CO. अभी अंडरस्टैंड करना है इसको बेटा कि हमें एक सॉल्यूशन है NaOH Na2CO3 का, दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं. देखो ये टाइप 1 ये वाली प्रॉब्लम है, दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. लेट मिलीक्यूलेंट ऑफ NaOH इन 25 ml, 25 मिलीलीटर में X है, एंड मिलीक्यूलेंट ऑफ Na2CO3 इन 25 ml इक्वल टू Y. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो अभी दोनों के मिलीक्यूलेंट हमें पता है. फर्स्ट लेते हैं हम इसके अंदर व्हेन फिनोल्फ्थैलीन इज यूज्ड. ठीक है ना. जब फिनोल्फ्थैलीन यूज करते हैं तो हमें पता है मिलीक्यूलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिलीक्यूलेंट ऑफ बेस, ये वाला X है और ये वाला हाफ होगा Y/2. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 25 इंटू 0.1 X प्लस Y/2. ये मैंने आपको पहले ही बताया था नॉर्मेलिटी हमें कैसे यूज करनी होती है. मिलीक्यूलेंट जो है दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. तो देयरफॉर इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई X प्लस Y/2 इक्वल टू 0.5. ठीक है. when methyl orange is used. जब मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तब मिलीक्यूलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू, ये कंप्लीट यूज हो जाएगा X प्लस वाई. तो यहाँ आएगा 35 इंटू 0.1 इक्वल टू X प्लस वाई. देयरफॉर X प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5. ये आ गया हमारे पास. नाउ अब इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करेंगे. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको. X प्लस वाई माइनस X माइनस Y/2, 3.5 माइनस 2.5. X कैंसिल हो जाएगा, Y/2 आ जाएगा. ये आ जाएगा 1. Y की वैल्यू कितनी आ गई 2. जैसी Y2 आएगा X की वैल्यू आ जाएगी 1.5. तो मिलीक्यूलेंट आ चुके हैं हमारे पास 25 ml में इसके. तो स्ट्रेंथ निकालनी है तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालते हैं. नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH. नॉर्मेलिटी होती है मिलीक्यूलेंट ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम गिवन ही है 25. मिलीक्यूलेंट NaOH के कितने हैं X, which is 1.5 बाय 25. क्या आ गई हमारे पास नॉर्मेलिटी 1.5 डिवाइडेड बाय 25. 1.5 divided by 25 करते हैं. This is 0.06. This is normality of NaOH. Similarly, normality of Na2CO3. इसके मिलीक्यूलेंट डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम. वो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है 0.08. नाउ स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता था नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. देयरफॉर स्ट्रेंथ of NaOH
इसकी नॉर्मेलिटी NaOH की 0.06 तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होता है मोलर मास विच इज 40 बाय n फैक्टर। तो फाइनल आंसर आता है इसका 2.4। स्ट्रेंथ जो है उसका होता है ग्राम्स पर लीटर। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3 इसकी नॉर्मेलिटी 0.08 और इसका इक्विवेलेंट वेट इसका मोलर मास होता है 106 बाय 2 0.08 into 106 divided by 2 this is 4.24 grams per liter। this 4.24 grams per liter ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों की स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास और सारा प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए किस तरह से। चेक कर लीजिए इसको और इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें हमने दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फिनोल्फथैलिन और मिथाइलोरिन को यूज किया। स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस, कैसे है मिलीक्यूलेंट से स्टार्ट करना है, मिलीक्यूलेंट लेके एक्स और वाई। फिनोल्फथैलिन के अंदर हाफ यूज करने हैं, Na2CO3 के मिथाइलोरिन में कंप्लीट यूज करना है। एक्स और वाई में दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को यूज करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, मिलीक्यूलेंट आ जाएंगे, वॉल्यूम हमें पता है, नॉर्मेलिटी आएगी, नॉर्मेलिटी के बाद फिर स्ट्रेंथ हम निकालेंगे उसमें नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। एट ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस Na2CO3 का मतलब है इसके साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, एंड NaHCO3 टाइप 2 टाइप 3 dissolves in water and made up to 1000 ml 1 लीटर बना दिया उसको। 25 milliliter of this solution requires for neutralization 32 milliliter of 0.1 normal HCl using methyl orange as indicator, 12 milliliter of 0.1 normal HCl using phenolphthalein as indicator, find strength। पहले जैसा ही है, अब की बार सिर्फ हमने मास दे दिया मिक्सचर का। स्ट्रेंथ ऑफ NaCO3 and Na2CO3। बिल्कुल, फिनोल्फथैलिन जो है आप देखो ना, अभी एक क्वेश्चन पूछा एक स्टूडेंट ने कि अगर हम टाइप 3 बेसिस सिर्फ यूज करते हैं तो क्या फिनोल्फथैलिन यूज होगा? तो फिनोल्फथैलिन काम ही नहीं करेगा, उसके अंदर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो फेल हो जाता है ना थर्ड वाले को देने में। तो जब हम टाइप 3 यूज करते हैं, जो ये देखिए ये सिर्फ टाइप 3 को तो ये मतलब न्यूट्रलाइजेशन शो ही नहीं करता कभी। टाइप 3 के लिए आपको चाहिए मिथाइल ऑरेंज, ये नहीं देगा उसको।
सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे उसमें टाइप 2 में Na2CO3 के साथ होता है अगर, तब CO2 रिलीज होता है तो एसिडिक बनता है और फिनोप्थिलिन काम करना बंद कर देता है, कलरलेस हो जाता है। अगर हम वो यूज ही ना करें, सीधा NaHCO3 यूज मेन करें। बात है सबसे पहले अगर आप NaCO3 दोगे तो वो रिएक्शन होगा नहीं, उसमें भी CO2 रिलीज होती है ना, दोनों में रिलीज होती है CO2। तो पहले क्योंकि Na2CO3 है, ये पहले रिएक्ट करके NaHCO3 बनाता है, तो बीच में ही रुक जाता है रिएक्शन क्योंकि CO2 रिलीज हो रही होती है। इसलिए Na2CO3 के साथ वो आधा ही यूज हो पाता है, और NaCO3 अगर खाली होगा तो फिर वो यूज ही नहीं होगा, मतलब वो रिएक्शन शो नहीं हो पाएगा। ओके सर। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मिक्सचर दिया हुआ आपको Na2CO3 NaCO3 का 8 ग्राम, तो उसको वाटर में डिसॉल्व करके ये ऐसे सिस्टम, इसके अंदर NaOH सॉरी हाँ NaHCO3 एंड Na2CO3 है। टोटल दिस इज 1000 ml। इससे हम विड्रॉ कर रहे हैं 25 ml। तो स्ट्रेंथ बतानी है इसकी हमें क्या होगी, क्योंकि हम यूज अगर हमें स्ट्रेंथ इस सिस्टम में बतानी है तो मिली इक्विवेलेंट इस 1000 ml के अंदर लेने हैं। इसके अंदर अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। इसके मिली इक्विवेलेंट है इसके Na2CO3 है, वो इसमें X है, इसके अंदर मिली इक्विवेलेंट कितने, या फिर 25 में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसमें ले लेते हैं। इसमें X लेंगे, फिर हमें 1000 में X है तो 25 में लिखने पड़ेंगे, तो वो डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसको, तो इसको ही ले लेते हैं। यहाँ पे ये इस यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 X इसमें 25 ml में, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ये है Y 25 ml। तो अभी फर्स्ट पार्ट यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, ये आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सारे बेसिस हम यूज करते हैं। कैसे फिनोल्फथालीन यूज हो रहा है, तो दिस इज x/2 प्लस 0, नहीं सॉरी, अगर मिथाइल ऑरेंज यूज हो रहा है तो दोनों कंप्लीट यूज हो जाएंगे, x प्लस वाई। एसिड कितना है 32 नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम है, तो x प्लस वाई आता है। x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3.2। दिस इज फर्स्ट यूजिंग फिनोल्फथालीन। अगर फिनोल्फथालीन यूज करते हैं देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू यहाँ आ जाएगा x/2 प्लस 0, ये यूज नहीं होगा। इसमें आएगा नॉर्मेलिटी इनटू x/2 1.2 x/2। therefore x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2.4 फ्रॉम 1। y की वैल्यू आ गई 3.2 माइनस 2.4 0.8। ये x और y आ गया। अभी मुझे x पता है 2.4 है, y पता है 0.8 है। ये किस में है 25 ml में, तो नॉर्मेलिटी आएगी यहाँ पे, नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 x 2.4 divided by 25, normality of NaHCO3 0.8 divided by 25. Similarly, strength of Na2CO3 is normality into its equivalent weight. So 2.4 by 25 into 106 by इसका n फैक्टर होता है 2, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2.4 divided by 25 into 106 divided by 2।
5 ग्राम पर लीटर NaHCO3 normality into equivalent weight. NaCO3 का मोलर मास होता है 84 बाय इसका n फैक्टर है 1, तो ये आंसर मतलब बनेगा 0.8 डिवाइडेड बाय 25 into 84 2.6 ग्राम्स पर लीटर। चेक कर लीजिए इसको, पहले ऐसा ही है, स्ट्रेंथ आ गई, हमें इसका 8 ग्राम ऑफ मिक्सचर जो है इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं था क्योंकि सब कुछ इसके थ्रू ही होना है, क्योंकि सारे मिलीक्यूलेंट वगैरह इसके थ्रू मिलेंगे हमें, तो इस 8 ग्राम ऑफ मिक्सचर का कोई यूज नहीं है। ये देख लेते हैं 1 मिनट, बेटा वाई तो यूज ही नहीं हो रहा ना, यहाँ पे देखो Na2CO3 का लिया हुआ है X, चेक करो, NaCO3 तो रिएक्ट ही नहीं हो रहा ना फिनोल्फथालीन से, चेक कर लीजिए आप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, XY ले लो, AB ले लो, कुछ भी कर लो, ये कैसा क्वेश्चन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अगर हम यूज कर रहे हैं तो कंप्लीट यूज हो रहा है, फिनोल्फथालीन यूज कर रहे हैं तो Na2CO3 का हाफ यूज हो रहा है, तो उसके थ्रू पहले X आ जाता है, 1 को यूज करके Y आ जाता है, मिलीक्यूलेंट आ गए, नॉर्मेलिटी निकाल ली हमने, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ गई तो फिर हमें स्ट्रेंथ पता चलेगी, फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट का, ये मैंने बताया था लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, 20 milliliter of X molar HCl neutralizes completely 10 milliliter of 0.1 molar NaHCO3 and further 5 milliliter of 0.2 molar Na2CO3 solution to methyl orange endpoint। क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है, कैसे बोला जाता है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, ये सीक्वेंशियल है, पहले 20 milliliter of X molar HCl neutralizes completely 10 milliliter of 0.1 molar NaCO3 and a further 5 milliliter of 0.2 molar Na2CO3 solution to methyl orange endpoint X is equal to, मतलब इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज यूज किया जा रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.16, 0.13, 0.15, 0.2। ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार देखिए होता है आपसे ये क्वेश्चन, ट्राई कर लीजिए। मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो एक तरफ मिलीक्यूलेंट लिखो एसिड के, दूसरी तरफ बेस के मिलीक्यूलेंट लिखने हैं, या वैसे लिख सकते थे मिलीक्यूलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू, इसमें क्योंकि मिथाइल ऑरेंज यूज हो रहा है दोनों कंप्लीट यूज होंगे, मिलीक्यूलेंट ऑफ NaHCO3 प्लस मिलीक्यूलेंट ऑफ
Na2CO3। एसिड के मिलिकुलेंट कितने हैं? नॉर्मेलिटी है इसकी x/1, क्योंकि HCl का एन फैक्टर 1 होता है, इंटू इसका वॉल्यूम 20। NaCO3 की नॉर्मेलिटी 0.1 मोलैरिटी है, इंटू इसका एन फैक्टर, इंटू इसका वॉल्यूम, प्लस 0.2 मोलर Na2CO3। अच्छा ये सॉरी, इसका वॉल्यूम कितना है? 10। इसका वॉल्यूम है 10 प्लस 0.2 इंटू, इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, इंटू इसका एन फैक्टर है 2। 0.2 मोलर इंटू एन फैक्टर है, Na2CO3 का एन फैक्टर 2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी 3/20, 0.15। मिलिकुलेंट का फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आपको ध्यान रखना है बस हर एक। NaCO3 जो है इसका एन फैक्टर होता है 1, एन फैक्टर 1 होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सारा, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 40 grams of NaOH, 106 gram of Na2CO3 and 84 gram NaHCO3 are dissolved in water. And made up to 1 liter. If 20 ml of this stock solution is titrated with 1 normal HCl. अब देखिए इसमें which is correct, ये तो क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या क्या दिया हुआ, बेसिस दे दिए गए और HCl बता दिया क्या है। तो क्या करेक्ट है इसके अंदर? जैसे ए पार्ट इसमें दिया हुआ है, the titer reading of HCl will be 40 milliliter if phenolphthalein is used। मतलब कि as indicator from beginning। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये सब यूज इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं रिएक्शन को फिनोल्फथैलीन के साथ, तो HCl 40 मिलीलीटर यूज होगा। टाइटर रीडिंग का मतलब इतना यूज होगा बिगिनिंग से, शुरू से, मतलब एंड तक इसी को यूज कर रहे हैं। द टाइटर रीडिंग ऑफ HCl will be 60 ml if phenolphthalein is used from beginning। मतलब ऑप्शन है ये। मतलब ये MCQ टाइप है। इनमें से क्या सही है? The titer reading of HCl will be 40 milliliter if
मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट। फर्स्ट एंड पॉइंट का मतलब है जैसे ही रिएक्शन पहली बार रुकेगा, क्योंकि आप Na2CO3 को जब आधा यूज कर लोगे तो वो रुक जाएगा। फिर अभी सोल्यूशन में आधा Na2CO3 पड़ा होगा प्लस पूरा NaCO3 पड़ा होगा, तो उसके बाद मिथाइल ऑरेंज को यूज करना है। The title reading of HCl will be 80 milliliter if methyl orange is used as indicator from beginning। और सबसे पहला काम है क्वेश्चन को समझने का। अब इसने इतने बड़े क्वेश्चन को जीरो ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो ये अभी स्टार मार्क क्वेश्चन है बिकॉज ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। अभी क्वेश्चन फिर दोबारा रीड करते हैं और देखते हैं। 40 ग्राम NaOH, 106 ग्राम Na2CO3, 84 ग्राम NaOH इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इसमें 20 ml इसका हम यूज कर रहे हैं 20 ml। तो मुझे 20 ml के हिसाब से देखना, पहले तो 1 लीटर में देखते हैं। 40 ये है सिस्टम, 20 ग्राम ये है 40 ग्राम NaOH, 106 ग्राम Na2CO3, 84 ग्राम NaCO3। ठीक है, ये किसमें है? 1000 मिलीलीटर में। तो इसके अंदर 40 ग्राम्स है। आप चाहें तो इससे मिलीक्युलेंट वगैरह सारे यहीं पे निकाल सकते हैं। मिलीक्युलेंट आप यहाँ चाहें तो निकाल सकते हैं, मिलीक्युलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, ये है ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट, मिलीक्युलेंट ऑफ Na2CO3 106 बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका होता है 106 बाय 2। इसके मिलीक्युलेंट आ गए 2। मिलीक्युलेंट ऑफ NaHCO3 NaHCO3 इसका आएगा 84 बाय, यहाँ इक्विवेलेंट वेट ये था 84 बाय 1, तो इसके आ गए 1। ये 100 ml में है, सॉरी 1000 ml। Therefore, मिलीक्युलेंट ऑफ NaOH इन 20 ml। 20 ml में कितने होते हैं? ये देखिए ना पीछे, तो 20 ml के लिए पूछा हुआ है। 20 ml में कितने होंगे? 1000 ml में एक है, तो ये कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1000 20। 1000 ml में थे तो इसमें निकल के आएंगे कितने? 0.02 मिलीक्युलेंट ऑफ Na2CO3 20 ml, 2 by 1000 into 20, 0.04 मिलीक्युलेंट ऑफ NaHCO3 in 20 ml, 1 by 1000 into 20, 0.02 याद है। ठीक है, अभी मिलीक्युलेंट आ गए। अब फॉर ए पार्ट क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कह रहा है व्हेन phenolphthalein is used, फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से phenolphthalein ही यूज करते हैं कंप्लीटली। तो एसिड कितना है ये? मुझे 0.1 नॉर्मल HCl है ये पता है। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड टू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू NaOH कंप्लीटली यूज करते हैं, Na2CO3 का हाफ यूज करते हैं और इसको 0 कर देते हैं। तो नॉर्मेलिटी है 1, वॉल्यूम यूज होता है HCl का भी पता चल जाएगा कितना है। 0.02 प्लस 0.02
अच्छा एक सेकंड यहाँ पे एक गलती हो गई। मिली इक्विवेलेंट जो है ये था इक्विवेलेंट वेट था इनटू 1000 भी तो करना है। ये तो मिली इक्विवेलेंट, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा मिली इक्विवेलेंट। सबको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ भाई? ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट, मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। जैसे आपको 10 ग्राम दिए हुए हैं, 10 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, वही करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाती है इसमें, ये था ये NaOH जैसे दिया हुआ है हमें, इसकी वैल्यू ऐसे आनी थी, यहाँ पे 1000 था यहाँ, तो ये आ जाता 20। और 40, ये भी 1000 था, ये भी 20 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे। दिस इज 20, कंप्लीट यूज हुआ, हाफ यूज हुआ इसका, और इसका तो 0 ही था, आपको पता ही है। दिस इज 20 प्लस 20, तो वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज 40 मिलीलीटर। बेटा पहले चेक करो अच्छे से, आया आपको समझ में? नहीं आया तो अभी टाइटर रीडिंग HCl की 40 ml है, अगर फिनोल्फथालीन यूज करते हैं 40 आ रहा है, दिस इज राइट। बी पार्ट गलत हो गया क्योंकि ये 60 बोल रहे हैं, ए इज राइट। अब वो कह रहा है फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद मिथाइल ऑरेंज भी यूज करेंगे। ठीक है, मैं पहले कंप्लीट यूज करता हूँ, ये लिखा ना कंप्लीटली, इसको देखते हैं पहले। यहाँ लिखते हैं व्हेन, ये एक चेकिंग किया मैंने, जब इसको यूज करते हैं व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड कंप्लीटली। एक बार कंप्लीटली फिनोल्फथालीन यूज करा पहले केस में, अब इधर मिथाइल ऑरेंज यूज करा, तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू, ये टोटल यूज हुआ 20, ये 40, ये 20, पूरे पूरे यूज होगा। दिस इज 80, ये था 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड आ गया हमारे पास 80। देखेंगे इसके अंदर, ये भी सही है, दो पार्ट्स नहीं है, तीसरे को यूज करना है, वन आफ्टर द अदर। तो अब हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे व्हेन फिनोल्फथालीन इज यूज्ड इनिशियली, तो तब ये देखो यहाँ पे कितना यूज हुआ था, 40। ठीक है, व्हेन फिनोल्फथालीन इज यूज्ड इनिशियली फर्स्ट टिल फर्स्ट एंड पॉइंट, ये हम कर चुके हैं, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो इस केस में वही नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड पहले हम यूज कर चुके हैं, ये आया था हाफ इंटू 40 प्लस 0, तो यहाँ 1 इंटू V1 इज इक्वल टू 20 प्लस 20, सो V1 आ गया था 40। अब इसके बाद आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज इज एडेड। अब मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद फिर से रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड V2। अब बचा गया सिस्टम में इसका हाफ 20, पैसे लिख लो इसको, हाफ ऑफ 40 करके लिखो, क्लैरिटी रहती है। हाफ ऑफ 40 बचा है प्लस NaHCO3 के कॉरेस्पॉन्डिंग बचा है, दिस इज फॉर NaHCO3, हमने यूज नहीं किया था यहाँ यूज नहीं हो रहा था। 1 इंटू V2, तो ये हाफ ऑफ 40 जो बचा हुआ है वो आ गया 20 प्लस 20, V2 आ गया 40।
total HCl used V1 plus V2 40 plus 40, so that is 80. The titrated reading of HCl will be 40 ml if methyl orange is used after first endpoint. तो बेसिकली ये टोटल HCl 80 ml है, बट ये फर्स्ट के बाद का पूछ रहा है, आफ्टर दिस फर्स्ट. तो सेकंड केस में आप देखेंगे क्या टाइटर रीडिंग आ रही है, V2 पूछ रहा है वो, V2 इज आस्क्ड, दिस इज आस्क्ड, ये पूछ रहा है, दिस इज 40, ये भी सही है. तो आप देख रहे हैं ACD तीनों सही आ रहे हैं इसके. चेक कीजिए बेटा क्वेश्चन को पहले. तो बेसिकली इस एक क्वेश्चन में उसने काफी सारी चीजें पूछ ली. बेसिक दे दिया उसने बेस को, मतलब बेस सारे दे दिए, और उसके बाद HCl की नॉर्मेलिटी दी, तो वॉल्यूम पूछ लिया जब फिनोल्फथालीन यूज करते हैं या जब मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं. तो इस तरह से आ गया क्वेश्चन. चेक कर लीजिए इसको. ठीक है. चेक कर लीजिए बेटा इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. हम एक बार नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर. So hardness of water, it is due to presence of हाँ पॉसिबल होता है. Hardness of water is due to presence of salts dissolved in it. इसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी वजह से वाटर की हार्डनेस होती है. तो हार्डनेस भी दो टाइप की होती है, टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी हार्डनेस. ड्यू टू presence of bicarbonate. टेम्परेरी हार्डनेस इनकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से. एग्जांपल जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है. फिर होती है परमानेंट हार्डनेस. It is due to presence of chlorides, salts and sulfate salts. जैसे एग्जांपल आप इसका ले सकते हो MgCl2, CaCl2,
एटसेट्रा। क्लोराइड्स और सल्फेट्स भी होते हैं, उनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इट इज रिमूव्ड बाय रिएक्टिंग these salts with calcium carbonate CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट से इनको रिएक्ट करवाते हैं, उससे ये रिमूव करते हैं। नॉट NaCl, NaCl नहीं होता इसमें, NaCl तो डिसॉल्व हो जाता पूरा, वो वाटर को हार्ड नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम इसमें यूज करते हैं ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। इसके बारे में देख लेते हैं। हार्डनेस जो है वाटर सैंपल की, इट इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। दैट मीन्स मास ऑफ CaCO3 इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। ppm का मतलब है, देखते हैं, measured ppm parts per million, which means mass of CaCO3 in milligrams per liter of water। इसका मतलब ये हो गया एक तरह से कि कितना मास CaCO3 का मिलीग्राम में 1 लीटर ऑफ वाटर को चाहिए हार्डनेस रिमूव करने के लिए, उतनी हार्डनेस हम बोल देते हैं। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वो ध्यान रखना है। इस रिलेशन से ही हम सारी हार्डनेस फाइंड करेंगे। जैसे CaCO3 जो है, क्या करते हैं इसमें, CaCO3 का वेट होता है 100, स्कैन फैक्टर होता है 2, तो ये आ गया है इतने ग्राम ऑफ CaCO3 से रिलेट करेंगे सबको, इज इक्विवेलेंट टू, जैसे MgCl2 होता है, तो MgCl2 को आप देखेंगे कितना टोटल इसका वो है 95/2 ग्राम ऑफ MgCl2 is equivalent to CaCl2 111/2 ग्राम ऑफ CaCl2। और भी किसी का भी अगर हमें पता करना है इक्विवेलेंट, तो आप उसका मास रखिए नीचे, मोलर मास रखिए और नीचे उसका एन फैक्टर डाल दीजिए, इससे ये एक रिलेशन हमारा बिल्ड हो जाएगा इन सबके लिए। तो ये हमें यूज करना है हमेशा। ठीक है, तो आगे इसका एक बार देखते हैं, इसको इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और हमें कैसे करना है। मतलब अगर 1 CaCO3 है, हर एक को क्योंकि CaCO3 में कन्वर्ट करना है, कोई नहीं, क्वेश्चन देखते हैं फिर इससे क्लैरिटी आती है। If the hardness of water sample is 500 ppm CaCO3, then molarity of sample is ये ऑप्शन है $500 ppm अगर हार्डनेस है, 500 ppm का मतलब कितना हुआ 500 ppm, इसका मतलब हुआ 500 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3, है ना, ये हुआ। तो 500 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है 0.5 ग्राम्स।
पर लीटर ऑफ CaCO3। ppm से आप हर चीज बना सकते हैं, स्ट्रेंथ। अभी ये जो चीज आई है, दिस इज नोन एज स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है, दिस इज स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की। ठीक है, अब आगे इसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे CaCO3 के मोलर मास से, वो देखते हैं कितना आता है। 0.5 डिवाइडेड बाय 100 मोल्स पर लीटर ऑफ CaCO3। बेसिकली ये जो है 0.005 मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी है। आप चेक कर सकते हो, क्लियर होनी चाहिए बात की क्या कैसे बोला जा रहा है। तो ppm के थ्रू आप मिलीग्राम पर लीटर है, उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से CaCO3 के, तो मोलैरिटी आ जाएगी सॉल्यूशन। चेक कर लीजिए। अब आगे इस रिलेशन का भी यूज देखते हैं। Sample of water is found to contain 244 ppm of HCO3 minus ion. (71 ppm of Cl minus ion. (192 ppm of SO4 2 minus ions). Assuming the source of these ions to be their respective salts. रिस्पेक्टिव अपने सॉल्ट से ही आयंस आ रहे हैं, तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 plus ions in terms of ppm। अब ये देखते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है एक सैंपल ऑफ वाटर और उसके अंदर 244 ppm SCO3 माइनस है, 71 Cl माइनस है ppm और 192 ppm सल्फेट आयंस है। तो एज्यूम करने की ये जो सोर्स है इन आयंस का, दैट इज द रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। तो Ca2 प्लस आयंस बताइए इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि Ca जो बाइकार्बोनेट है वो कैल्शियम का है, सो वो Ca2 प्लस प्लस HCO3 माइनस ये दे रहा है। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें HCO3 माइनस कितना है 244, ध्यान रखना है। ये देखो ये 244 है, ppm है ना, ऐसे ही निकालेंगे इसको भी, जितना ये होगा उतना ही होगा, उसका डबल ही होगा। तो अगर ये 244 है तो ये इसका आधा ही होगा, 122 है ना, या ppm में होगा आधा इसका, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये बना आपको SCO3 माइनस का। ठीक है, अब जैसे इसको देखते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में Ca2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस,
ये कितना दिया हुआ है, सल्फेट कितना है 192 ppm, तो Ca2+ जो है वो भी 192 ppm होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, और क्या था CaCl2 में Ca2+ प्लस 2Cl-, इसके अंदर भी ऐसा ही है, हाफ करना है उसको। Cl- आयन कितना है 71, 71, तो ये इसका हाफ ही तो होगा 35.5 ppm, जितना ये होगा Cl- उसका डबल है। देयरफॉर अब यहाँ पे आप Ca2+ आयंस देखिए कितना है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी हमें पता करनी है पहले ppm में, 122 प्लस 192 प्लस 35.5, चेक कर लीजिए कितनी आ रही है ये। दिस इज 349.5 ppm। ठीक है, अब मैच नहीं हो रहा किसी के साथ भी, बट मे बी कुछ यहाँ मिस्टेक होगी ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तरीका इसका यही है करने का। तो 350 के आसपास हमारे पास टोटल इसका ppm बनता है, पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि उसने कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई है, मोलैरिटी वगैरह तो हमें यूज करनी नहीं है इसके अंदर। यही आंसर बनता है इसका। ठीक है, चेक कर लीजिए, देखिए कैसे कोई किसी को कंफ्यूजन है तो हम इसको एक बार देखेंगे फिर से। 3 सॉल्ट्स उसने बताए हुए हैं वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक CaHCO3 यूज कर रहे हैं, एक CaSO4 यूज कर रहे हैं और एक CaCl2 यूज कर रहे हैं। तो CaHCO3 जो है वो ब्रेक होगा जैसे ही, तो वो Ca2+ और SCO3- में जाएगा ट्वाइस करके, और ऐसे ही CaSO4 जो होगा वो Ca2+ और SO4 2- में जाएगा। सल्फेट के बारे में हमें दिया हुआ है, जितना सल्फेट होगा उतना ही Ca2+ होगा। CaCl2 जो है वो भी Ca2+ और 2Cl- में जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जितने दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे इसको। ये भी इसमें हो सकता है कोई डेटा मिसप्रिंट हो और यूज कर लिया गया हो गलती से, जिससे ये कई बार चेंज हो जाता है। बट एनी हो, ये यहाँ पर इस तरीके से ही करना है। ये 244 है तो ये इसका हाफ होगा 122, ये 192 था तो ये भी 192 होगा, ये 71 है तो ये 35.5 होगा। फिर Ca2+ के सारे हम ऐड कर लेते हैं, तो आप चेक कर लीजिए पर कितना आता है ये, 122 प्लस 192 प्लस 35.5, 349.5। ठीक है, कोई नहीं, ये आंसर सही है, आंसर इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अदर देन दिस ppm, इसको हम देखते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4, आपको ध्यान होगा ये लास्ट क्लास में हमने किया था, दिस इज कॉल्ड ओलियम, इज diluted with water this solution is completely neutralized by 26.7 milliliter of 0.4 normal NaOH. Find percentage of free SO3 in sample. ठीक है, अब ये फ्यूमिंग H2SO4 जो है वो क्या है, हम पहले तो इसको चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है, H2S2O7, दैट इज, ये लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, H2SO4 प्लस
SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो क्योंकि ये टोटल कितना दिया हुआ है हमें 0.5 ग्राम्स, तो इसको आप ऐसे लेट कर सकते हो, मास ऑफ SO3 x ग्राम्स, मास ऑफ H2SO4 0.5 माइनस x ग्राम्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। आगे देखते हैं इसमें, as it is neutralized by NaOH, NaOH क्या न्यूट्रलाइजेशन हो रही है इसकी, therefore तो ऐसे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे हमने लिखने होते हैं, ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट SO3 का प्लस ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। NaOH कितना था, कितने मिलीलीटर, इतना नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट्स लिए मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH, दिस वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर्स, क्योंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट में आप बात कर रहे हैं। दिस इज इक्विवेलेंट वेट कितना होता है इसका 80 डिवाइडेड बाय SO3 का जो मोलर मास है वो 80 है, एन फैक्टर 2 होता है इसका 0.5 माइनस x बाय इसका 98 बाय 2। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं इसके बारे में। दिस इज 0.4 इनटू ये था 26.7 बाय 1000, इस तरह से आएगा डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 26.7 इंटू 0.4 आएगा 10.68 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, 49x टी माइनस 40x 40 इंटू 49.6 बाय 1000 सॉल्व करते हैं इसको एक बार, हमें परसेंटेज मिलेंगे। This is 9x plus 20 is equal to 10.68 into 40 into 49 divided by 1000, ये वैल्यू आएगी 9x plus 20 is equal to 20.93, x की वैल्यू आ जाएगी 0.93 by 9 approximately 0.1 percentage SO3 x by 0.5 into 100 0.1 by 0.5 into 100 this is 20% approximately। तो ये है इसका तरीका करने का, चेक कर लीजिए बेटा आप लोग।
ठीक है, तो ये देखिए हमने एक क्वेश्चन और इसमें आगे बढ़ते हैं जरा। 2.36 grams of sample of dolomite. Dolomite is the name of ore containing only CaCO3 and MgCO3 were diluted in 700 ml. Sorry, diluted, dissolved. (700 ml) of 0.1 normal HCl. Solution was made to 25 liters. 25 ml of this solution requires 20 ml of 0.01 normal NaOH solution for complete neutralization. Find percentage composition of, मतलब कितना MgCO3 और कितना CaCO3 है, ठीक है बेटा। चेक कर लीजिए क्या क्वेश्चन है पहले तो। अभी इसके अंदर ये CaCO3 है प्लस MgCO3 है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हमें 2.36 ग्राम्स। इसको डिसॉल्व किया 700 ml 0.1 नॉर्मल HCl 0.1 नॉर्मल HCl। तो फिर क्या है, दिस सॉल्यूशन वाज मेड टू 2.5 लीटर। फिर इसका NaOH फिर से चाहिए। इसका मतलब ये बेसिकली बैक टाइट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन का मतलब होता है कि आपने HCl जो है इसमें वो ज्यादा डाल दिया, फाइनली अभी इसमें ये बचा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट MgCO3 बचा हुआ है, तो सॉरी HCl ज्यादा डाल दिया, तो वो इसने इसको न्यूट्रल तो कर लिया, बट ये एक्सेस में एसिड, तो इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से NaOH यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की चीज है। मैं यहाँ एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे था CaCO3 प्लस MgCO3, दिस इज न्यूट्रलाइज्ड विद HCl। कितना था 700 ml एंड 0.1 नॉर्मल, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या है, एक्सेस एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड अगेन विथ बेस। वो कितना दिया हुआ आपको, एक्सेस एसिड जो है उसका हमने कितना लिया, 25 ml सॉल्यूशन लिया है, उसको 20 ml 0.01 नॉर्मल NaOH से रिएक्ट कराना है। तो अब हमें बताना है क्या सिस्टम में क्या हुआ, क्या परसेंटेज उसकी है, ठीक है। ये है, तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। मिलीप्लेंट ऑफ एक्सेस एसिड इन 25 ml, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखेंगे बेसिकली क्या बोल रहा है, इसको रिएक्ट करवाने के बाद इस सॉल्यूशन को 2.5 लीटर बनाया गया है वाटर डाल के, फिर उसमें से 25 ml लिया है, उसने इसके साथ रिएक्शन किया है। ऑलवेज रिमेंबर एक्सेस एसिड जो है, एक्सेस एसिड 25 ml में जो है दैट इज मिलीप्लेंट ऑफ बेस NaOH। वो कितना हमें दिया हुआ है, बेस दिस इज 20 ml into 0.01 नॉर्मल,
दिस इज 0.2, ठीक है। तो यहाँ आ गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस एसिड इन 25 ml, 0.2 है, हमें तो 2.5 लीटर में चाहिए। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस एसिड इन 2500 ml, 0.2 into 100, वो होगा 20, क्योंकि उसको 2.5 लीटर बनाया गया था ना, 2.5 लीटर में से फिर 25 ml विड्रॉ किया गया है। तो जब भी कभी इस तरह से हो तो आपको ओरिजिनल तक पहुंचना होता है, 2.5 लीटर तक पहुंचना है। तो जितना इस 2.5 लीटर में होगा उतना ओरिजिनल का होगा, मतलब उतना एक्सेस बचा हुआ। तो अभी ये 20 है 25 ml में एक्सेस एसिड का। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड, सॉरी एसिड इनिशियली प्रेजेंट, इनिशियली कितना था देखिए। अब इनिशियली आप देखेंगे HCl कितना है, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनिशियल इनटू वॉल्यूम इनिशियल, दिस इज हाउ मच, 700 into 0.1, 770 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड अगेंस्ट ये CaCO3 and MgCO3, दिस इज 70 minus 20, 50 मिली इक्विवेलेंट इसका यूज हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ से सब स्टार्ट है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ MgCO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड। तो हमेशा ध्यान रखिए बैक टाइट्रेशन में आपको रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है सारी। यहाँ से NaOH जितना दिया हुआ था वो एक्सेस एसिड के बराबर हो गया, जो 25 ml एसिड आपने विड्रॉ किया था एक्सेस में, फिर उससे आप पहले हमने 25 ml एसिड के निकाले, 25 ml एक्सेस एसिड जो है वो 2500 ml से आया 2.5 लीटर से, तो उसमें से निकाल लिया पहले। फिर ओरिजिनल निकाले, प्रोसेस देख लो मतलब कैसे, ओरिजिनल निकाले 70, उसमें से इसको माइनस किया तो वो आ गया जो इसके अगेंस्ट यूज हुआ है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब जो CaCO3 है उसको आप ले सकते हैं x ग्राम्स, और इसको बाकी बैलेंस कितना दिया हुआ था हमें, मास 2.36 दिया हुआ था, 2.36 माइनस x, दिस इज ग्राम्स बाय इसका इक्विवेलेंट वेट CaCO3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि इसको मिली उसमें कन्वर्ट करना है। दिस इज 2.36 माइनस x अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट MgCO3 to 1000 इक्वल टू 50 आएगा x 100/2, 2.36 माइनस x MgCO3 54 होता है इसका, 60 प्लस 24 54/2 इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा x/50, 1000 को हम यहाँ ले आते हैं नीचे इसमें, 2.36 माइनस x 42 50/1000, 42x प्लस 2.36 into 50, 118 minus 50x upon 50 into 42, तो 5/100 ना 5 कितना था, ये आ गया 118 minus 8x is equal to 5 into 42 into 50/100, 118 minus 8x 5 into 42/2। मैं सारी कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसलिए भी, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। फिर 21 105 118 माइनस 8x, x की वैल्यू आ जाएगी 118 माइनस 105/8, दिस इज 1.625,
परसेंटेज ऑफ x कितना था इसका CaCO3 का, दिस इज x बाय 2.36 into 100, 1.625 by 2.36 into 100, 2.36 into 100 is 68.8%. तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा MgCO3 31.1%। ठीक है बेटा, तो आज हमारी स्टोइचियोमेट्री पूरी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।